गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे इंसुलिन। गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है, इंसुलिन पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रीट किया जाता है और ये ब्लड शुगर लेवल को डाउन करने के लिए काम करता है। तो किसी किसी ह्यूमन बीइंग में पैनक्रियाज में जो बीटा सेल पाए जाते हैं जिसके द्वारा इंसुलिन सिक्रीट होता है, तो इंसुलिन सिक्रीट करने वाले जो जीन है उस जीन में कोई खराबी आ जाती है, डिफॉर्मिटीज़ आ जाती है और वो सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पाता है, जिसके चलते ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है और उससे वेरियस ऑर्गन्स के डैमेज होने की संभावना रहती है, फाइनली डेथ की भी संभावना रहती है। तो इंसुलिन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इंसुलिन का क्या फंक्शन है, कहाँ से सिक्रीट होता है, ये हम देख लिए कि पैनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन सिक्रीट होता है। पैनक्रियाज में बीटा सेल्स पाए जाते हैं, उसके द्वारा इंसुलिन सिक्रीट होता है और उस इंसुलिन का फंक्शन है ब्लड शुगर लेवल को डाउन करना। तो इंसुलिन प्रोटीनस हार्मोन है, ये प्रोटीन से बना हुआ है, ये प्रोटीन से बना हुआ है और प्रोटीन मीन्स एमिनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। तो इसमें यहाँ हम देख रहे हैं 3 कलर से हमने इंडिकेट किया है। एक जो ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, समझने के लिए डिफरेंट कलर है, एक्चुअली यही कलर होता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये जो ब्लू कलर दिखा रहे हैं ये ए पेप्टाइड को इंडिकेट कर रहा है और येलो कलर जो है ये बी पेप्टाइड को इंडिकेट कर रहा है। इस दोनों के बीच ये रेड कलर जो है ये सी पेप्टाइड है। रेड कलर मीन्स खतरा का निशान है ना। तो रेड कलर अगर प्रेजेंट है यानी सी पेप्टाइड अगर प्रेजेंट है इंसुलिन में तो ये काम नहीं करेगा, इट इज नॉन फंक्शनल। सो दिस इंसुलिन इज इन प्रो फॉर्म। तो इंसुलिन का निर्माण जब होता है, इंसुलिन सिंथेसिस जब होता है बीटा सेल्स के द्वारा, इट इज इन प्रो फॉर्म, इट मीन्स इट इज इन इनएक्टिव फॉर्म, ये एक्टिव नहीं है। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं एस एस दिखाए हुए हैं, तो आपने एंटीबॉडी के कार्टून में भी देखा था एस एस बॉन्ड, तो सेम वही बॉन्ड यहाँ भी है। एंटीबॉडी भी प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर था और वहाँ भी ये एस एस, तो 2 एस है मीन्स डाई और एस सल्फाइड के लिए इंडिकेट करते हैं, तो ये डाई सल्फाइड बॉन्ड है। तो ए और बी पेप्टाइड जो है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ा हुआ रहता है। तो आपको बतला चुके कि इस तरह का स्ट्रक्चर जो है ये नॉन फंक्शनल है, प्रो फॉर्म में है और इसको फंक्शनल बनाने के लिए, एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए इस सी को रिमूव करना पड़ेगा। तो दूसरे स्टेप में हमने दिखाया है कि ए और बी डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ ये स्ट्रक्चर है और ये एक्टिव फॉर्म है इंसुलिन का और यहाँ पर सी पेप्टाइड चेन रिमूव हो चुका है, अलग हो चुका है। ठीक है। तो जिस व्यक्ति के बॉडी में इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पाया जाता है उसके ब्लड का शुगर लेवल हाई हो जाएगा और उसके डिफरेंट हार्मफुल इफेक्ट्स उस व्यक्ति के ऊपर होंगे। तो उससे बचने के लिए हमें इंसुलिन चाहिए, तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से इंसुलिन तैयार करते हैं और जिस व्यक्ति को इंसुलिन चाहिए, जिसको इसकी कमी है, उसकी बॉडी में इसको इंजेक्ट करते हैं। तो इंसुलिन इज फाउंड, अभी जो बतलाए आपको उसी को रिपीट कर रहे हैं। इंसुलिन इज फाउंड इन प्रो फॉर्म्स, प्रो फॉर्म मीन्स इनएक्टिव फॉर्म्स में है, तो प्रो हार्मोन्स के रूप में ये पाया जा रहा है इंसुलिन। इंसुलिन इज फाउंड इन प्रो फॉर्म
विच हैज एन एक्स्ट्रा पॉलीपेप्टाइड सी चेन। ये प्रो फॉर्म में क्यों है, इनएक्टिव फॉर्म में क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस एक्स्ट्रा सी चेन। इस सी चेन की आवश्यकता नहीं थी, ये प्रेजेंट है इसलिए वो प्रो फॉर्म में है। दिस प्रो हार्मोन्स इज प्रोसेस्ड टू फॉर्म एक्टिव। तो अब इसकी प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग में कुछ नहीं होना है, सी चेन जो है उसको रिमूव करना है, यही उसकी प्रोसेसिंग हो जाएगी। तो दिस प्रो हार्मोन इज प्रोसेस्ड टू फॉर्म एक्टिव एंड मैच्योर इंसुलिन। तो इसकी प्रोसेसिंग होगी, सी चेन इससे रिमूव हो जाएगा और एक्टिव और मैच्योर इंसुलिन का निर्माण होगा, जो कि फंक्शनल एक्टिव नाम से ही पता चल रहा है। Only after removal of C peptide chain. Therefore, active and mature insulin contain only A and B polypeptides. ठीक है, तो एक्टिव और मैच्योर पॉलीपेप्टाइड ये इंसुलिन जो है उसमें सिर्फ A और B पॉलीपेप्टाइड होगा, C पॉलीपेप्टाइड चेन रिमूव हो चुका है, वो नहीं होगा। और ये A और B आपस में अटैच्ड होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। सो अटैच्ड विद डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब अभी हम लोग जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की बात कर रहे थे, उस इंसुलिन की बात अब नहीं करेंगे जो कि पैनक्रियाज के द्वारा बनाया जा रहा है। ये ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया जाएगा, एक कंपनी के द्वारा। सबसे पहली बार 1983 में आर्टिफिशियल इंसुलिन तैयार किया गया था। अमेरिका की एक कंपनी थी इली लिली, उसके द्वारा ये तैयार किया गया था जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो इसने क्या किया देखिए, इंसुलिन क्या है पहले इसको इस तरह से समझें कि इंसुलिन क्या है। अभी बतलाया कि ये प्रोटीन हार्मोन है, प्रोटीनस हार्मोन है, प्रोटीन से बना हुआ है। और प्रोटीन कैसे बनता है ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ट्रांसलेशन। तो कोई डीएनए सीक्वेंस है और उसके कॉम्प्लीमेंट्री में उसके अकॉर्डिंगली आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए, और उस पर जो कोडोन होते हैं उसके अकॉर्डिंगली प्रोटीन का निर्माण होता है। उसी के अकॉर्डिंगली एमिनो एसिड के सीक्वेंस होते हैं। तो यहाँ पर कोई जीन होगा जो अल्फा चेन वाला प्रोटीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, ए चेन बनाने के लिए। और दूसरा कोई सीक्वेंस होगा डीएनए के ऊपर जो बी पॉलीपेप्टाइड चेन को बनवाता होगा। तो सबसे पहले अगर हमें ए पॉलीपेप्टाइड और बी पॉलीपेप्टाइड चेन चाहिए तो हमें क्या करना होगा, उस तरह के सीक्वेंस को बनाना होगा, जो कि एक सीक्वेंस होगा जो कि ए पॉलीपेप्टाइड को बनाएगा और दूसरा सीक्वेंस हमें तैयार करना होगा जो बी पॉलीपेप्टाइड को बनाएगा। फिर क्या करेंगे, इस तरह के डीएनए सीक्वेंसेस, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस यानी डीएनए सेगमेंट तैयार किया गया कंपनी के द्वारा और इसको अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर डाला गया। ए पॉलीपेप्टाइड बनाने वाले जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस थे उसको एक बैक्टीरिया में डाला, फिर बी को बनाने वाले जो सीक्वेंस थे डीएनए पर उसको दूसरे बैक्टीरिया में डाला। फिर क्या होगा, बैक्टीरिया के अंदर ए वाला रिप्लिकेट करके करेस्पॉन्डिंग मैसेंजर आरएनए बनाएगा, बी वाला उसी तरह से दूसरा मैसेंजर आरएनए बनाएगा। फिर क्या होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अब फिर ट्रांसलेशन की बारी आएगी, तो ए वाले के द्वारा जो मैसेंजर एमआरएनए बना था उससे ए पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगा, यानी ट्रांसलेशन हो गया। ठीक उसी तरह से बी वाले के द्वारा जो मैसेंजर एमआरएनए बना था उसकी मदद से बी पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण होगा। तो हमारे पास ए पॉलीपेप्टाइड चेन मिल जाएगा और बी पॉलीपेप्टाइड चेन मिल जाएगा। कहाँ, अलग अलग बैक्टीरिया में हमने बनवाया। अब इस दोनों चेन को उस बैक्टीरिया से बाहर निकालना है, यूज करना है। लेकिन दोनों चेन अगर अलग अलग होगा तो वो इंसुलिन की तरह फंक्शन नहीं कर सकता है। इसलिए हमें क्या करना होगा, दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन को प्राप्त करने के बाद डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा दोनों चेन को आपस में ज्वाइन करना होगा और इस तरह से हमें एक्टिव इंसुलिन प्राप्त हो जाएगा। तो उसी को बतलाया गया यहाँ देखिए। Therefore, active and mature insulin contain only A and B polypeptide chains attached with disulfide bond. यहाँ तक हम लोग देख चुके थे।
आगे देख रहे थे, एन अमेरिकन कंपनी, कंपनी का नाम क्या था, अमेरिकन कंपनी है इली लिली, और ये 1983 में पहली बार जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन तैयार किया। तो कैसे किया अभी हम लोग चर्चा की, फिर देखिए, प्रिपेयर्ड 2 DNA सीक्वेंसेस, one corresponding to chain A and another corresponding to chain B. These two DNAs, जो सीक्वेंस तैयार किए वो क्या है, डीएनए, नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस हमने तैयार किया है, सॉरी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। तो these two DNAs were inserted in two different Escherichia coli, हमने अभी बतलाया आपको कि अलग अलग दो बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं, तो Escherichia coli and allowed to form A chain in one, एक बैक्टीरिया के अंदर A चैन बनेगा, दूसरे के अंदर B चैन बनेगा। These two chains are extracted, अब दोनों चैन बनके दो अलग अलग Escherichia coli के अंदर तैयार है, दोनों Escherichia coli से बाहर निकाल लिया जाएगा, एक से A चैन एक से B चैन। तो कह रहा है these two chains are extracted, यानी बाहर निकाल लिया गया from Escherichia coli and attached with each other, और आपस में एक दूसरे को ज्वाइन कर दिया गया to form active and mature human insulin, और किसके द्वारा अटैच किया गया, पहले भी चर्चा कर चुके, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा अटैच कर दिया गया दोनों को, तब एक्टिव और मैच्योर जीन मिल गया। तो इस तरह से जो आपको इंसुलिन मिला ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, पैनक्रियाज के द्वारा बनाया नहीं गया, हमने पहले डीएनए सीक्वेंस बनाया, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस यानी डीएनए सेगमेंट बनाया, ए के करेस्पॉन्डिंग और बी के करेस्पॉन्डिंग, फिर डिफरेंट डिफरेंट Escherichia coli में डाला, दो अलग अलग Escherichia coli में, और पॉलीपेप्टाइड चेन ए और बी प्राप्त किए, फिर उसको बैक्टीरिया से बाहर निकाले, दोनों को आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से ज्वाइन किए, बस बहुत सिंपल है। तो इसका फिगर भी कभी एग्जाम में देके लेवल करने दे सकता है। इली लिली कंपनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ईयर इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही सिंपल है, सिर्फ दो चेन जो है आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, बस। ये क्लियर हो गया टॉपिक, आगे बढ़ूं? बोलो, टाइम मत लगाओ। ठीक, तो हो गया जीन थेरेपी। थेरेपी का मतलब है उपचार, ट्रीटमेंट, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है जीन थेरेपी, तो जीन का ही उपचार होगा और जीन के द्वारा उपचार होगा, इसलिए नाम हो गया जीन थेरेपी। ऑल मेथड्स यूज टू करेक्ट जीन डिफेक्ट, अभी डिफरेंट मेथड्स हम लोग देखेंगे, और सारे मेथड्स का पर्पस एक ही है कि जीन में जो डिफेक्ट आया है उसको करेक्ट किया जाए। तो जीन डिफेक्ट को पहले डायग्नोज करना होगा, डायग्नोज करना मतलब बीमारी पकड़ना, पहचानना, ठीक है। तो किस जीन में डिफेक्ट है, किस तरह का डिफेक्ट है, पहले ये तो पता चल जाए, फिर उसका इलाज होगा। तो सबसे पहले जीन डिफेक्ट को डायग्नोज करना है, और कब स्टार्ट करना है डायग्नोसिस, तो एट एम्ब्रियोनिक स्टेज और इन चाइल्डहुड। अगर जन्म से पहले एम्ब्रियो वाले स्टेज में ही आपने एमनियोसेंटेसिस पढ़ा था, एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं और उसकी मदद से, उसमें जो सेल्स होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड में, उसकी मदद से उसमें पाए जाने वाले जीन्स की स्टडी करते हैं, क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं, और उससे हमें डिफेक्ट पता चलता है। ये अलग बात है कि आज के डेट में उसे हम मिसयूज कर रहे हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन करके और फीमेल फिटिसाइड्स करते हैं, लेकिन उसका बहुत ही पॉजिटिव मकसद था कि उससे ये जेनेटिक डिजीज का हम पता लगा सकते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज पर, या एम्ब्रियोनिक स्टेज पर नहीं लगाए तो जस्ट बच्चे के जन्म के बाद यानी चाइल्डहुड में लगा सकते हैं, और उस डिफेक्टिव जीन का पता लगाने के बाद यानी उसकी डायग्नोसिस करने के बाद उसका उपचार कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो किसी व्यक्ति में जीन डिफेक्टिव हो गया, अभी वो जन्म भी नहीं लिया है और उसके पास डिफेक्टिव जीन है, तो कॉन्जेनिटल डिजीज कहलाएगा, जन्मजात है, इनहेरिट हो रहा है वो डिजीज,
डिफेक्टिव जीन जो है, नॉर्मल जीन इज इंसर्टेड इन सेल्स। तो जिस व्यक्ति का या जिस बच्चे का कह सकते हो, ज्यादा बेटर होगा, तो जिस चाइल्ड का जीन डिफेक्टिव है, उस डिफेक्टिव जीन के अलावे इन एडिशन टू दैट डिफेक्टिव जीन हम नॉर्मल जीन उस बच्चे के सेल में इंसर्ट करते हैं। तो वही पहला पॉइंट लिखा हुआ है, नॉर्मल जीन इज इंसर्टेड इन सेल और टिश्यू ऑफ पेशेंट। तो जिसका जीन डिफेक्टिव है वो पेशेंट कहलाया, उसके सेल या टिश्यू में हम नॉर्मल जीन डाल देते हैं। टू टेक ओवर फंक्शन ऑफ डिफेक्टिव जीन, जो जीन खराब हो गया था वो तो काम कर नहीं पा रहा है, तो उसके बदले हम वही वाला नॉर्मल जीन डाल दिए उस बच्चे में। तो क्या होगा, जो काम नहीं कर पा रहा था उसका डिफेक्टिव जीन, अब ये नॉर्मल जीन हमने डाला है तो ये उस काम को पूरा करेगा। और ये भी ऐतिहासिक डेट है, फर्स्ट जीन थेरेपी 1990 में किया गया और एक 4 साल की छोटी बच्ची के ऊपर किया गया। शुरू में ही आपने देखा कि ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में या चाइल्डहुड में करने से ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, तो ये चाइल्डहुड में सबसे पहली बार किया गया 1990 में। अब इस बच्ची को क्या बीमारी थी, देखिए इस गर्ल्स को क्या बीमारी थी, गर्ल को शी वॉज हैविंग एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी। एज लगा हुआ है नाम में, मतलब ये किसका नाम होगा, क्या है ये, एंजाइम है। हाँ एंजाइम है, ठीक। तो एडिनोसिन डीएमिनेज, ये एंजाइम इस बच्ची के बॉडी में नहीं बन पा रहा था, उसकी कमी थी। और कोई भी एंजाइम आपको पता है कि प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीनस नेचर का है। और प्रोटीन कहाँ से आता है ये भी आपको पता है कि पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ट्रांसलेशन होगा और उससे प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। तो अगर कोई प्रोटीन नहीं बन पा रहा है सही से या सही मात्रा में, इसका मतलब खराबी कहाँ से है, उस डीएनए के टुकड़े से जो इसको बनाता है ना, और डीएनए के टुकड़े को ही आप जीन कह रहे हो। तो कोई पर्टिकुलर जीन, particular segment of DNA which was responsible for forming this type of protein which was acting as enzyme is defective, है ना। तो वो डीएनए का टुकड़ा जो इसको बनवाता ट्रांसलेशन के द्वारा, वो डिफेक्टिव हो चुका है, इसलिए इस तरह का प्रोटीन नहीं बनेगा उस सेगमेंट के द्वारा। तो she was having adenosine deaminase deficiency due to defect in the gene forming it। तो वो जीन जो इस प्रोटीन को बनाता, इस एंजाइम को बनाता, उसमें डिफेक्ट आ गया है, इसलिए उस बच्ची में इसकी कमी हो गई इस एंजाइम की। और ये बीमारी क्यों हुआ, ये डिफेक्ट क्यों आया, तो डिलीशन इज कॉज ऑफ जीन डिफेक्ट। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जीन डिफेक्ट आखिर उस बच्ची में क्यों आया, क्या हो गया जीन को। तो जीन हट गया, जीन है ही नहीं, डिलीट हो गया। जैसे कुछ बनाते हैं लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, और डिलीट कर देते हैं, उसी तरह से वो पोर्शन ही डिलीट हो गया। तो जो कुछ लिखे थे वो दिखेगा नहीं, दिखेगा ना, जिस पर्पज से हम लिखे थे वो दिखेगा नहीं। एक दिन हम कॉपी चेक कर रहे थे, ठीक है, और उसको डिलीट करने के लिए दूसरा ऑप्शन रहता है, बाई चांस मेरे हाथ से डिलीट वाला बटन दब गया, तो हम सोचे चलो कोई बात नहीं, इससे भी काम हो गया और सिर्फ यही पेज डिलीट हो गया। लेकिन हम देखे कि उसकी पूरी कॉपी में जो हमने मार्किंग किया था सारा डिलीट हो गया। तो डिलीट हो गया मतलब जो काम हम चाह रहे थे वो नहीं होता है, ठीक है। तो जीन डिफेक्ट कैसा है, डिलीशन। हम लोग म्यूटेशन पढ़े हैं तो उसी में डिलीशन भी पढ़ चुके हैं। तो डिलीशन हो गया इस सेगमेंट का, ये सेगमेंट है ही नहीं, हट गया, इसलिए एडिनोसिन डीएमिनेज नहीं बन पा रहा है। This enzyme is crucial for working of immune system। इस एंजाइम का क्या काम था, इम्यून सिस्टम सही तरीके से काम कर सके, इसके लिए इसका होना बहुत ही जरूरी था। अगर इसकी कमी है तो इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं कर पाएगा और समस्या होगी, डिफरेंट टाइप की बीमारी से वो परेशान रहेगी। ट्रीटमेंट ऑफ एडीए डिफिशियंसी।
तो एडिनोसिन डीएमिनेज नाम था उस एंजाइम का, उसकी कमी जिसमें हो गई तो उसका इलाज कैसे किया जाएगा उसके बारे में अब यहाँ हम देखेंगे। डिफिशियंसी क्यों हुई, ड्यू टू डिलीशन डिफिशियंसी हुई, ये हमने देखा। बोन मैरो क्या होता है, किसी को आइडिया है क्या, कोई बताओगे मुझे? जहाँ पर ब्लड बनता है। तो कहाँ पर बनता है वो तो बतलाओ, कहाँ ब्लड बनता है, मुझे नहीं पता है, बतलाओ। फीमर का नाम सुने हो? यस क्या होता है ये? यस मैम, थाई में होता है, थाई बोन। थाई बोन है ये, ठीक है। तो ये लंबा बोन है ना, तो बॉडी के इस तरह के जो भी लॉन्ग बोन है वो हॉलो स्ट्रक्चर है और उसके अंदर टिश्यूज पाए जाते हैं, ठीक है, हॉलो है, उसमें टिश्यू भरा हुआ है। तो जो नॉन वेज वाले हैं उनको ज्यादा आइडिया है इस टिश्यू का तो आप ऐसे समझ लीजिए कि वो हॉलो स्ट्रक्चर है और उसके अंदर टिश्यू भरा हुआ है, ठीक है। और उसी टिश्यू को हम बोन मैरो कहते हैं। तो आपको पहले से पता है कि उसका काम ब्लड सेल को बनाना है। इसके पहले हमने पढ़ा था बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट वहीं बनता है, ये भी पढ़े थे। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट ये क्या होता है, तो बोन मैरो कहाँ पर है, इसका आइडिया मिल गया कि हमारे बॉडी में जो लॉन्ग बोन्स हैं उसके अंदर टिश्यूज पाए जा रहे हैं कैविटी में, वही बोन मैरो है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट का मतलब जैसे क्या हो गया, एक व्यक्ति से लेके बोन मैरो दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया गया, जिसको समस्या है, जिसको जरूरत है उसमें। दूसरा क्या है, इंजेक्टिंग एडीए। अभी जैसे हम लोग इंसुलिन की चर्चा कर रहे थे कि जिसका बॉडी नहीं बना पा रहा है, तो आर्टिफिशियली उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बना के और इंजेक्ट करते हैं बॉडी में इंसुलिन को। ठीक उसी तरह से यहाँ जिसकी बॉडी में एडीए की कमी है, ये प्रोटीन नहीं बन पा रहा है बॉडी में, ये एंजाइम नहीं बन पा रहा है, तो उसके बॉडी में बना बनाया एडीए इंजेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो गया। तो पहला तरीका था बोन मैरो ट्रांसप्लांट और दूसरा हो गया इंजेक्टिंग एडीए। Above two approaches are not completely curative, काम चलाऊ है, ठीक है। ये दोनों उपचार पूर्ण रूप से कंप्लीटली मतलब क्यूरेटिव नहीं है, पूरा उपचार नहीं हो रहा है। तो क्या कह रहा है, अबव टू अप्रोचेज यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांट और दूसरा इंजेक्टिंग एडीए आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव, अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जीन थेरेपी। ये दोनों क्या था, फर्स्ट स्टेप था जीन थेरेपी के लिए। अब आगे क्या करते हैं देखिए, तीसरा तरीका, दो तरीका हम लोगों ने देखा, एक तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेंगे, जिसका डिफेक्टिव हो गया उसमें हेल्दी व्यक्ति से लेकर डालेंगे। दूसरा है इंजेक्ट किया एडीए। और अब तीसरा तरीका पर आते हैं, लिम्फोसाइट। आप परिचित हैं इस सेल से, है ना, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो लिम्फोसाइट क्या होता है आप समझ चुके हैं कि इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो लिम्फोसाइट निकाल लिया जाएगा पेशेंट के बॉडी से। देखिए, लिम्फोसाइट फ्रॉम पेशेंट्स ब्लड इज टेकन आउट एंड ग्रोन इन ए कल्चर मीडियम। क्या किया, पेशेंट के बॉडी से जिसमें ये एडीए की कमी है, उस पेशेंट की बात कर रहे हैं, उसके ब्लड से हम लिम्फोसाइट निकाल लेते हैं कुछ मात्रा में और इसको आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में कल्चर करते हैं यानी ग्रो करवाते हैं। और क्या करते हैं ग्रो करवा के, रिट्रोवायरस इज यूज्ड टू इंसर्ट एडीए। कल हम लोगों ने पढ़ा था एग्रोबैक्टीरियम की मदद से एक जीन डाल रहे थे प्लांट में, है ना। उसी तरह से हम वायरस की मदद लेते हुए भी कुछ इंसर्ट कर सकते हैं सेल में। तो यहाँ देखिए, यहाँ वायरस की मदद ले रहे हैं। रिट्रोवायरस, रिट्रोवायरस आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पढ़ चुके हैं, उस जिसमें होता है वही रिट्रोवायरस होता है, ठीक है। HIV भी इसका एग्जाम्पल था। तो रिट्रोवायरस इज यूज्ड टू इंसर्ट ADA-C DNA। वो DNA जो एडिनोसिन डीएमिनेज बनवाता था,
उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल डीएनए का टुकड़ा था, उस डीएनए को हम लिम्फोसाइट जो निकाले थे पेशेंट के बॉडी से, उस लिम्फोसाइट में रिट्रोवायरस की मदद लेते हुए इंसर्ट करवाए इस सी डीएनए को in this lymphocyte and then returned back to the patient's body. तो जो जीन ये सी डीएनए उसका डिफेक्टिव हो गया था, तो उस पेशेंट के बॉडी से लिम्फोसाइट निकाले और उस लिम्फोसाइट में ये अच्छा वाला सी डीएनए डाल दिए, एडीए सी डीएनए, और डालने के बाद फिर उस लिम्फोसाइट को उस पेशेंट के बॉडी में वापस कर दिए। तो अब सी डीएनए उसकी बॉडी में हेल्दी वाला डल चुका है, तो ये एडीए बनाना शुरू कर देगा और उसका काम चलेगा। बट दिस लिम्फोसाइट इज नॉट इमॉर्टल, दिस इज मॉर्टल। इसका लाइफ स्पैन होगा और उस लाइफ स्पैन के बाद ये सेल खुद नष्ट हो जाएगा, तो फिर हमारा काम करना बंद कर देगा ये सी डीएनए। फिर से हमें वही प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर से लिम्फोसाइट उसके बॉडी से निकालेंगे, कल्चर करेंगे और फिर से रिट्रोवायरस लेंगे, उसकी मदद से डीएनए उसमें इंजेक्ट करेंगे और फिर वापस करेंगे। तो बड़ा झमेला वाला काम है, बार बार टाइम टू टाइम ये करना पड़ेगा। दिस सेल इज मॉर्टल, ठीक है, ये मॉर्टल सेल है। सो नीड पीरियोडिक ट्रांसफ्यूजन रिपीटेडली। तो इसका मतलब समझ गए कि ये मॉर्टल है, एक बार नष्ट हो जाता है सेल बॉडी के अंदर जाने के बाद, तो फिर से दोबारा उसी प्रोसेस को थोड़े थोड़े समय के बाद करना पड़ता है। तो इसको रिपीटेड पीरियोडिक ट्रांसफ्यूजन टर्म यूज किया गया है इसके लिए। अब आपसे एग्जाम में पूछता है कि इसका परमानेंट क्योर क्यों है। अभी तो क्योर बहुत सारा आपने देखा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इंजेक्टिंग एडीए, फिर तीसरे में देखे कि लिम्फोसाइट को निकाल के उसमें एक्टिव सी डीएनए डालते हैं और फिर से वापस लिम्फोसाइट को करते हैं। ये 3 तरीका ऑलरेडी हम देख चुके, लेकिन कोई भी बहुत ज्यादा कामयाब नहीं है तरीका। तो आखिर परमानेंट क्योर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमेशा के झंझट से फुर्सत मिल जाए और एडीए बॉडी में परमानेंटली बनने लगे। तो ये है लास्ट, आपसे पूछता है कि परमानेंट क्योर क्या है उसका। तो एडीए प्रोड्यूसिंग जीन, अभी जो आपने देखा ये एडीए सी डीएनए, यही है एडीए प्रोड्यूसिंग जीन। तो एडीए प्रोड्यूसिंग जीन डेराइव्ड फ्रॉम बोन मैरो सेल। तो क्या करते हैं, बोन मैरो सेल से, बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन ना करके बोन मैरो सेल से एडीए प्रोड्यूसिंग जीन ले लिया जाता है, is introduced into cell at early embryonic stage। ये ध्यान देने वाली बात है कि जितना जल्दी ये उपचार आप करेंगे उतना फायदा होगा। बच्चे ने अभी जन्म भी नहीं लिया है और हमें पता चल चुका कि इसका एडीए प्रोड्यूसिंग जीन डिफेक्टिव है, तो बोन मैरो से, हेल्दी व्यक्ति के बोन मैरो से एडीए प्रोड्यूसिंग जीन निकाल लिया जाएगा बोन मैरो के सेल से, और उसको उस बच्चे के इम्ब्रियो, बच्चा जो इम्ब्रियो के फॉर्म में है उसके सेल में ये डाल दिया जाएगा। तो ये परमानेंट क्योर होगा, तब बच्चे के जन्म के बाद भी कोई समस्या नहीं होगी लाइफ लॉन्ग के लिए ये, तो इसलिए इसको परमानेंट क्योर कहते हैं। तो क्या किया हमने, एडीए प्रोड्यूसिंग जीन को हेल्दी व्यक्ति के बोन मैरो से निकाला और एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो सेल है उसी में डाल दिया गया, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। सो दिस इज परमानेंट क्योर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस पर ध्यान रखें। इसके बाद है एथिकल इश्यूज। GEAC इसका फुल फॉर्म है, यहाँ लिखा हुआ जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। तो हम लोगों ने पढ़ा कि किसी का जीन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच करवा देते हैं, किसी और में डाल देते हैं, तो उसके चलते जो भी मन होता है। अभी एक हम न्यूज में देख रहे थे अभी 3-4 दिन पहले, 4-6 दिन पहले, कि एक एनिमल देखे टीवी पर, उसका नाम रखा लाइगर, और वो जीन आर्टिफिशियली बनाया गया था
और उसमें लायन और टाइगर दोनों के फीचर्स थे। तो ऐसे ही हम कुछ भी बना रहे हैं और कुछ भी इन्वायरमेंट में डाल रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसलिए इसके लिए एक कमिटी है जो इजाज़त देगी कि कौन सा जीन इन्वायरमेंट में डालना या ऑर्गेनिज्म में डालना सेफ है, कौन सा नहीं है। तो ये GEC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग का सीधा सा मतलब समझिए कि एक किसी ऑर्गेनिज्म का जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीन के साथ अटैच करते हैं और उससे रिकॉम्बिनेंट DNA बनता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी का ये शॉर्ट फॉर्म हो गया GEAC। एन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है GEAC? एक ऑर्गेनाइजेशन है, हैज बीन सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कमिटी बनाई है GEAC। किस लिए? टू अवॉइड अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। कुछ आप ऐसा बना डाले कि फायदे के बदले उससे ज़्यादा हानि होने लगे, तो ऐसा करने से रोकने के लिए ये GEAC आवश्यक है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमिटी का निर्माण किया है। GEAC will determine validity of research। आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो कितना वैल्यूएबल है, उसका डिसीजन ये GEAC लेगा। इसके साथ ही साथ सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिजम्स। GM ऑर्गेनिज्म से हमारा सेंस है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अभी आपको बतलाए, इसके पहले आप पढ़े पेस्ट रेसिस्टेंट कैसे बनाते हैं प्लांट को, या आपने पढ़ा बैसिलस thuringiensis वाला जीन इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से रेसिस्टेंट ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए हम कुछ जीन इंट्रोड्यूस किए। इसी तरह से फूड वैल्यू इंप्रूव करने के लिए हमने कुछ जीन अल्टर किया ऑर्गेनिज्म का, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम इन्वायरमेंट में छोड़ रहे हैं। तो ये हमारे लिए कितना सेफ है, ये भी देखना इस कमिटी का काम है फॉर पब्लिक सर्विसेज। तो पब्लिक इसको यूज करिए। अभी कल एक न्यूज़ देखा था हमने, कहाँ, ब्राजील का था संभवतः, कंट्री मुझे ठीक से याद नहीं, शायद ब्राजील का था, कि वैक्सीन उसको डाला गया, कोरोना के अगेंस्ट जो वैक्सीन तैयार किया गया था, और वो व्यक्ति मर गया। तो वैक्सीन तैयार तो हुआ, लेकिन पब्लिक सर्विसेज के लिए वो सुटेबल नहीं था। तो ये देखना GEAC का काम है। नेक्स्ट है, सर्टेन कंपनीज आर बीइंग ग्रांटेड पेटेंट्स for the products and technologies that make use of genetic materials। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि जेनेटिक मटेरियल को यूज करते हुए कुछ प्रोडक्ट्स बना रही हैं, या अदर रिसोर्सेज जो कि ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किया जा रहा है, प्लांट या एनिमल से। Developed and used by farmers and indigenous people of a specific region or country। या दूसरा क्या देख रहे हैं कि किसी खास जगह के लोग उस प्लांट को या उस वैरायटी को पहले से यूज कर रहे थे, या उनके द्वारा वो डेवलप किया गया था, लेकिन कोई दूसरा दावा कर रहा है कि हम नई वैरायटीज की खोज किए और उसका पेटेंट अपने नाम करवा ले रहा है। पेटेंट अपने नाम करवाने का मतलब है उसको सेल करने का या उससे और आगे कुछ उसको यूज करने का अधिकार उसको मिल गया, दूसरा कोई उसके बिना ऑथराइज परमिशन के यूज नहीं कर सकता, ना ही सेल कर सकता है। तो इस लाइन को एक बार और देखिए, सर्टेन कंपनीज आर बीइंग ग्रांटेड पेटेंट्स। कुछ कंपनियों को पेटेंट दे दिया जा रहा है, किस चीज के लिए? फॉर द प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी दैट मेक्स यूज जेनेटिक मटेरियल्स, प्लांट्स एंड अदर रिसोर्सेज दैट हैव लॉन्ग बीन आइडेंटिफाइड। कह रहा है कि उसके लिए आज लोग पेटेंट करा रहे हैं जिसको किसी और ने बहुत पहले पहचान लिया था, उसको पहले ही डेवलप कर लिया था, आइडेंटिफाइड, डेवलप्ड, और उसको यूज कर रहे थे। यूज्ड बाय फार्मर्स एंड इंडिजिनस पीपल ऑफ ए स्पेसिफिक रीजन। कुछ खास क्षेत्र के लोग उसको बहुत पहले पहचान चुके थे, उसको बहुत पहले डेवलप करवाए और उसको यूज में भी ला रहे थे।
लेकिन आज कोई दूसरा गलत दावा कर रहा है कि नहीं, ये खोज हमने की है, हमने इसे डेवलप किया है, और उसको पेटेंट अपने नाम पर करवा ले रहा है, तो घाटे में कौन रहेगा? ये इंडिजिनस पीपल जिसने उसको पहले से आइडेंटिफाई किया था, डेवलप किया था। तो स्पेसिफिक रीजंस और कंट्री, तो इसके चलते क्या होगा, जब उन लोगों को पता चलेगा कि ये तो बरसों से हम यूज करते आ रहे थे, सदियों से यूज करते आ रहे थे, इसे हमने पहचाना, हमने डेवलप करवाया, और आज कोई उसका फायदा उठाने जा रहा है, तो पब्लिक को गुस्सा आएगा। तो यही कारण है पब्लिक एंगर रेज होने का। तो कभी इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पब्लिक एंगर रेज हो रहा है पेटेंट कंपनीज जो हो रही है, पेटेंट कर रही कंपनियां जो, उसके लिए, तो क्यों? इसके बाद है, यहाँ देखिए, 2 lakhs वेराइटीज ऑफ राइस आर फाउंड इन इंडिया। तो इतनी सारी वेराइटीज राइस के इंडिया में पाई जाती रही हैं। 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज हैं, तो बहुत सारे, 2 लाख हैं, लेकिन रिकॉर्ड पर 27 है। 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज ऑफ बासमती राइस इज फाउंड इन इंडिया। बासमती राइस अगर घर में बन रहा है तो अगल बगल पड़ोस वाले को भी पता चल जाएगा कि हाँ, जिसके यहाँ चावल बन रहा है, इतनी अच्छी खुशबू होती है और इतनी दूर तक उसकी खुशबू जाती है। तो डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज बासमती का अपने यहाँ इंडिया में 27 है। In 1997, an American company got patent for बासमती राइस। अब देखिए, हमारे यहाँ की वेराइटीज थी बासमती राइस, और अमेरिकन कंपनी को उसका पेटेंट मिल गया, अमेरिकन कंपनी उसका मालिक बन गया। 1997 में अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट ले लिया, किससे? यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से। तो भाई बासमती राइस इंडिया का है, ये यूएस वाले कौन होते हैं उसे पेटेंट प्रोवाइड करने का उस बासमती राइस के लिए? तो बासमती राइस का पेटेंट यूएस की कंपनी ने प्रोवाइड किया। इस कंपनी का नाम था यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। तो अमेरिका के नाम ये पेटेंट हो गया बासमती राइस। न्यू बासमती वेराइटीज इन यूएस एंड अब्रॉड। अब इसका फायदा क्या हुआ कि नए बासमती राइस को वो अपने देश में और दूर दूर के देशों में बेचने के लिए, दूसरे देशों में बेचने के लिए वो सक्षम हो गए, उनको अधिकार मिल गया। यूएस को भी वो दे सकते हैं, वो तो पेटेंट कंपनी ही है उसका, पेटेंट करने वाली, और दूसरे देशों को भी वो बेचने का अधिकार प्राप्त कर लिया बासमती राइस को। इंडियन बासमती वॉज क्रॉस्ड विथ। अब अमेरिका ने क्या चालाकी की वो देखिए, कि इंडियन बासमती राइस जो था, इंडियन बासमती वॉज क्रॉस्ड विथ सेमी ड्वार्फ वेराइटीज। तो इंडियन बासमती को लिया उसने और सेमी ड्वार्फ वेराइटीज के साथ क्रॉस करवा दिया, और उससे जो प्लांट तैयार हुआ, उसने कहा कि हमने नई खोज कर ली, नया प्लांट राइस का तैयार कर लिए, और अब इस प्लांट को पेटेंट कर दो हमारे नाम पे। तो कह रहा है इंडियन बासमती वॉज क्रॉस्ड विथ सेमी ड्वार्फ वेराइटीज एंड क्लेम टू बी इन्वेंशन और नॉवेल्टी बाय अमेरिका। अमेरिका ने इंडियन बासमती को सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ क्रॉस करके एक प्लांट तैयार किया, और उसने कहा कि हमने नई खोज कर ली, ये नया चीज हमने लाया, और इसलिए हमने ऐसा किया है, तो हमारे नाम पर इसे पेटेंट कर दो। और यूएस कंपनी ने उसके नाम पर उसे पेटेंट कर भी दिया, लेकिन नया कुछ नहीं था, इंडियन वेराइटीज का ही वो ब्रांच निकाला। Ethical issues continued. Other countries or individuals may encash on our rich legacy. आप जानते हैं कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हमारे कंट्री में बहुत ही अधिक है। हमारा कंट्री बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के मामले में काफ़ी रिच है। अदर कंट्रीज में ये नहीं है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसके पास पैसा बहुत है, उसका यूटिलाइजेशन वो रिसोर्सेज का कर तो सकता है, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, रिसोर्सेज है ही नहीं। अदर कंट्रीज और इंडिविजुअल्स में इनकैश ऑन आवर रिच लेगेसी। तो हमारा जो रिच लेगेसी है, बायो रिसोर्सेज जो हैं, उसको
वो कैश करने के फेर में है, उससे फायदा, आर्थिक फायदा लेने के चक्कर में है डेवलप्ड कंट्रीज, रिच लेगेसी, एंड वी मे नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। और कह रहा है कि जो स्थिति आज की है, जैसे अभी बासमती राइस के साथ हुआ, उसी तरह से कह रहा है कि हमारे अदर रिसोर्सेज को भी वो जबरदस्ती अपना लेगा और उससे फायदा प्राप्त करेगा। जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अदर कंट्रीज और इंडिविजुअल्स में इनकैश आवर रिच लेगेसी एंड वी मे नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। इसके आंसर में क्या होगा? Several attempts have also been made to patent uses, products and processes based on traditional Indian herbal medicines such as neem and turmeric. तो नीम और टर्मरिक हमारे यहाँ के बायो रिसोर्सेज हैं और इसको भी पेटेंट कराने का प्रयास हो रहा है अदर कंट्रीज के द्वारा। इसलिए हमें क्या करना होगा? सतर्क रहना पड़ेगा कि हमारे देश की संपदा का कोई कैश ना करवा ले दूसरे देश वाले। वी शुड बी विजिलेंट एंड देयर इज नीड टू इमीडिएट काउंटर सच पेटेंट एप्लीकेशंस। तो जो लोग अदर कंट्रीज पेटेंट कराने के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हैं और हमारे यहाँ का बायो रिसोर्सेज है, तो उसके प्रति हमें सतर्क होना पड़ेगा, विजिलेंट होना पड़ेगा और उसका विरोध करना पड़ेगा, उसे रोकना पड़ेगा। टू सेव आवर रिच बायो रिसोर्सेज, तभी हम अपने रिच बायो रिसोर्सेज की रक्षा कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन को हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें से एक ये भी है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। जनरली क्या होता है कि हमें इन्फेक्शन हो जाता है और उसका पता भी नहीं चलता है बहुत समय तक कि हमें इन्फेक्शन हुआ है। अभी जैसे एड्स वाले केस में देखते हैं, बहुत लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है एड्स की वायरस का, इसका कोरोना के वायरस का, और उस व्यक्ति को पता भी नहीं है। इसी तरह एड्स के केस में भी HIV का इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन 5 साल 10 साल तक करीब उसका कोई लक्षण व्यक्ति में नहीं दिखता, उसे खुद भी पता नहीं होता है कि मुझे इन्फेक्शन हो चुका है, HIV हमारे बॉडी में आ चुका है। और पता कब चलेगा? जब उसके लक्षण दिखाई देने लगेंगे, और जब तक लक्षण दिखाई देने लगे मतलब उसकी संख्या काफी ज्यादा हो चुकी है बॉडी में, और ऐसे कंडीशन में फिर उसको कंट्रोल करना, उस व्यक्ति का इलाज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, और कुछ केसेस में व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इट मे बी फैटल फॉर देम। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए कि जब लक्षण दिखे बीमारी का, उससे पहले ही उसका पता लग जाना चाहिए कि हमारे बॉडी में क्या इन्फेक्शन हुआ है, और तब उसका इलाज, उसका ट्रीटमेंट हम सक्सेसफुली कर पाएंगे। तो डायग्नोसिस का मतलब बतला चुके, पता लगाना कि क्या बीमारी है, क्या इन्फेक्शन है। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, इफेक्टिव ट्रीटमेंट रिक्वायर्स अर्ली डायग्नोसिस। तो अर्ली डायग्नोसिस समझ गए कि अभी सिम्टम्स अपीयर नहीं हुआ है व्यक्ति में, जस्ट इन्फेक्शन हुआ है, और उसका हमें पता चल जाए कि किसके व्यक्ति में कौन सा जर्म्स अटैक किया है। अर्ली डायग्नोसिस इज पॉसिबल बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तो जो पुराना तरीका था, यूरिन टेस्ट करते थे, ब्लड सैंपल लेते थे, ब्लड टेस्ट करते थे, एक्सक्रीटा लैट्रिन जो है एक्सक्रीटा लेते थे जिसको स्टूल कहते हैं, तो स्टूल टेस्ट करते थे और इससे पता चलवाते थे कि क्या इन्फेक्शन है, क्या जर्म्स इसके बॉडी में है या नहीं। तो ये सब बहुत पुराना तरीका हो गया और आज के डेट में ये ज़्यादा कामयाब नहीं माना जाता है। इस स्टेज तक तो बहुत ज़्यादा जर्म्स बॉडी में हो जाएगा और इलाज करना मुश्किल होता है। तो अब हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं पता करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए, और इसलिए ऐसे डायग्नोसिस का नाम हो गया मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। दूसरा है PCR, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। इसको थोड़ा सा पढ़े भी हैं पहले भी हम लोग कि एक DNA से बहुत सारे DNA इसके द्वारा तैयार किया जाता है। इसके बारे में और डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है एलाइजा टेस्ट। ये एलाइजा टेस्ट जब आप एड्स के बारे में पढ़ रहे थे उसमें भी पढ़ा। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड रिएक्शन होता है
उसी पर बेस्ड है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर बेस्ड है ये एलाइजा टेस्ट। तो ये सब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का तरीका हो जाएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा हम अर्ली स्टेज पर इन्फेक्शन का पता लगा सकते हैं, पीसीआर के द्वारा लगा सकते हैं या एलाइजा टेस्ट के द्वारा लगा सकते हैं। तो कम मात्रा में अगर कोई मॉलिक्यूल्स मिला है और उसको हम ज़्यादा मात्रा में करके ही टेस्ट कर सकते हैं, तो पीसीआर के द्वारा उसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो पीसीआर के बारे में यहाँ हम देखेंगे, डिफरेंट पॉइंट्स हैं। पहला है टू डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। किसी को सस्पिशन हो रहा है कि मुझे एचआईवी इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, तो पीसीआर के द्वारा पता चल जाएगा कि उसके बॉडी में एचआईवी है या नहीं है। तो एचआईवी का पता लगाने के लिए हम पीसीआर यूज करते हैं। दूसरा है टू डिटेक्ट जीन म्यूटेशन इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट। कैंसर क्यों हो गया, उसके जीन में म्यूटेशन होने से हो गया है। तो पीसीआर के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि जीन में म्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ है, और उससे समझ जाएंगे कि उस व्यक्ति को कैंसर है या नहीं है। तो एड्स का पता लगा सकते हैं पीसीआर की मदद से, कैंसर का पता लगा सकते हैं। और तीसरा है टू आइडेंटिफाई मेनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर। तो अभी एक जेनेटिक डिसऑर्डर आप एडीए वाला भी देख रहे थे, तो बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए हम पीसीआर यूज करते हैं। ये है प्रोब, जो कि एग्जाम में बराबर आपको पूछता है, और ये प्रोब बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। प्रोब का मतलब हो गया, आप समझिए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए लेंगे, और जो भी आपने लिया, डीएनए लिया हो या आरएनए लिया हो, उसके साथ एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अटैच करवा दिए, हो गया। इसी को प्रोब कहते हैं। तो देखिए यहाँ प्रोब के लिए लिखा है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए अटैच्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो टाइम आपका हो चुका है, आज इतना पर ही समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय।